नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा? दिल्ली किसकी होगी? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी पारी खेल पाएंगे या उनकी तीसरी पारी से पहले ही उनके जीत के रथ को रोक देगा विपक्ष? नरेंद्र मोदी के नाम पर तो बीजेपी में हर किसी की रायशुमारी शामिल है, यानी कि एक नाम पर हर कोई राजी है, लेकिन विपक्ष उलझा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर, कभी ममता बनर्जी के नाम पर, कभी नीतीश कुमार के नाम पर या कभी किसी दक्षिण के राजकुमार के नाम पर। हर किसी के नाम पर यहां विपक्ष में चक्करघिनी चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी में एक सुर से लिया जा रहा है। और इसी के बीच देश का मूड क्या कह रहा है, देश की आवाम क्या कह रही है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने किया है एक बहुत बड़ा सर्वे 2024 से पहले ही। और क्या कहता है ये सर्वे, दिखाएंगे आपको तमाम आंकड़े विस्तार से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता के शीर्ष पर आसीन प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हिंदुस्तान में सियासी महाभारत की ऐसी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है जिसे आज हर हिंदुस्तानी गौर से देख रहा है, समझ रहा है और सोच विचार कर रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस एक सवाल के लिए आज पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी रोकने के लिए एक तरफ बंगाल से ममता बनर्जी ने बीड़ा उठाया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली दौड़ लगाकर बिहार के मुख्यमंत्री भी विपक्ष का चेहरा बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करना ही उनकी आखिरी लड़ाई है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता का मोह छोड़कर दिल्ली की कुर्सी पर नजरें टिका चुके हैं। तीसरी ओर केजरीवाल का सियासी सुर और ताल अलग तेवर और कलेवर में नजर आ रहा है, लेकिन इन सब से बेफिक्र मोदी के चेहरे और विकास मॉडल के भरोसे मिशन 400 को पार करने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक सीट के लिए जो तैयारी है वो शायद विपक्ष पर बहुत भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी मोदी के अभेद्य किले को भेद नहीं पाएगा, या फिर नीतीश और ममता बनर्जी मिलकर कोई नया मास्टर स्ट्रोक चलेंगे? सवाल यह भी है कि क्या 2024 के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा या जाति का असर दिखेगा? आखिर 18 महीने पहले 2024 की सियासी पिक्चर कितनी क्लियर है? क्या है ऑल इंडिया का संपूर्ण सर्वे, जहां हर सवाल आज की सियासी महाभारत में सबसे सटीक होगा, जहां हर जवाब आज के राजनीतिक अखाड़े में सबसे मुफीद होगा? तो आइए देखते हैं देश का मूड एबीपी न्यूज के साथ। तो 18 महीने बाद क्या होने वाला है, देश का मूड जानने की कोशिश की है एबीपी न्यूज ने सी वोटर के सर्वे के जरिए। आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है। इसको लेकर राजनीति में बड़ी हलचल है, इसीलिए सर्वे की शुरुआत मदरसे के ही सवाल से। यूपी में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे क्या सही है या गलत है? तो सही के पक्ष में आए 69% लोगों ने कहा कि यह सर्वे पूरी तरह सही है, जबकि 31% लोगों ने कहा कि यह सर्वे गलत है। यानी कि कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोगों ने इस सर्वे को सही बताया है कि जो उत्तर प्रदेश में ये सर्वे हो रहा है गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों का, वो सर्वे पूरी तरह से सही है। जो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, दरअसल वो कुछ नहीं है, बस सियासी संग्राम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मदरसे के सर्वे को सही माना है, सही बताया है। उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है उसे सही माना है इस सर्वे के दौरान 69% लोगों ने। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय विद्रोही सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही खालिद जी भी, जो सी वोटर के एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो 18 महीने पहले ये देश का मूड जानने की कोशिश की, उसमें ये पहला बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश से, इस पर जनता की राय को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, 69% कह रहे हैं, बहुत बड़ा फिगर है इस रूप में कि हो सकता है कि बीजेपी इससे प्रेरणा ले और बीजेपी को लगे कि अगर चुनाव जीतना है 2024 का, तो विकास या लाभार्थी के मुकाबले हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए तो शायद आसानी हो सकती है। अब 80-20 की बात
योगी जी कहते रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, और ये 69 और 31 का आंकड़ा सामने आ रहा है। अगर मदरसों का, गैर सरकारी मदरसों का सर्वे का उद्देश्य क्या है? क्या वहाँ कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं? अगर ये उद्देश्य है तो इससे पहले सीमावर्ती इलाकों में भी मदरसों का इस तरह से सर्वे हुआ है और इसमें भारत सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई है। और अगर आपको ये देखना है कि वहाँ पर सिलेबस में कुछ गड़बड़ी है या सुविधाओं में कमी है या कुछ और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको दीनी तालीम और दूसरा जो कहा जाता है उसको लेकर किसी तरह की गफलत है, तो फिर गैर सरकारी की जगह सभी मदरसों को क्यों ना इसमें शामिल कर लिया जाए। तो वो उसका एक व्यापक रूप सामने आता है। ऐसे में सिर्फ गैर सरकारी को शामिल करना, कहीं ना कहीं इंटेंशन क्या है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जी खालिद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब भी सर्वे होता है तो सर्वे के सैंपल साइज को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन जो ये सर्वे किया गया सी वोटर की ओर से एबीपी न्यूज के लिए, इस सर्वे के दौरान जो ये राय निकलकर सामने आई, जरा पहले सर्वे के बारे में बताएं, किस तरीके से सर्वे हुआ और किस तरह इन महत्वपूर्ण सवालों को उठाया गया जनता के बीच जाकर। देखिए, ये सर्वे पैन इंडिया है। इसमें हिंदुस्तान के सारे ही इलाकों, चाहे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, सारे इलाकों से लोगों की राय ली गई है। लगभग जो रेस्पोंडेंट्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सारे इलाकों से, और सभी से ये सवाल ये किया गया है कि जो ये योगी सरकार ने जो डिसीज़न लिया है इस सर्वे करने का, इसको आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो ये जानना चाहते हैं कि भाई उस जो मदरसों की फंडिंग्स कहाँ से आ रही है, मदरसे पढ़ा क्या रहे हैं, मदरसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ये सर्वे में अमूमन जो हम लोगों ने ये सवाल हमने पूछे। इस सर्वे की ख़ास बात यह है कि देखिए तकरीबन 69% लोगों ने कहा कि हाँ ये सर्वे उनकी नज़र में सही है, और उन 69% में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो लोगों की कहने वाला है कि हाँ ये सर्वे सही है, वो नॉर्थ इंडिया से है। नॉर्थ इंडिया अमूमन जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट भी है और बीजेपी की सियासत से और बीजेपी की पॉलिसीज़ से लोग ज़्यादातर अभी वहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं, तो ज़्यादातर जो 75% लोग जो है नॉर्थ के लोगों ने कहा है कि हाँ ये सर्वे होना चाहिए, ये सही है। तो ये हमारा सर्वे की मॉडलिटी थी, और ये चारों इलाकों से ही लगभग ज़्यादातर लोगों ने कहा, मेजॉरिटी ने तो ज़्यादातर लोगों से कहा, ज़्यादातर इलाकों से ने कहा है कि हाँ ये सर्वे सही है। और उन इलाकों में सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया से, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट वाला जो इलाका है, जो कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, वहाँ के ज़्यादातर रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि हाँ ये सर्वे होना चाहिए, ये सर्वे सही है। ठीक है, तो पैन इंडिया ये सर्वे किया गया, और अगला सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। खालिद जी, क्या पूरे देश में मदरसों का सर्वे होना चाहिए? सवाल को लेकर जनता के बीच पहुंचे और देखिए क्या उत्तर मिला है। मेजॉरिटी यानी कि 74% लोगों ने कहा कि हाँ पूरे देश के अंदर ही मदरसों का सर्वे होना चाहिए, जबकि 26% कहते हैं कि नहीं, पूरे देश के अंदर मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बड़ा आंकड़ा है 74% का, वो ये बताता है कि बड़ा पक्ष, मेजॉरिटी, यहां पर अधिकतर लोग इस बात के पक्ष में हैं कि पैन इंडिया, पूरे देश में ही मदरसों का सर्वे होना चाहिए। अगला सवाल क्या है हमारा, क्या मदरसों के सर्वे से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल, सियासी गलियारों में इसको लेकर सुगबुगाहट सुनाई देती है। हाँ, 60% जनता मानती है कि इस सर्वे से बीजेपी को चुनावी मैदान में फायदा होगा, जबकि 40% मानते हैं कि नहीं, इससे कोई सियासी फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा यहां पर कहता है, यानी कि 60% मानते हैं कि बीजेपी को इस तरह के सर्वे से फायदा होगा। तो बड़ी खबर यहां पर यह बता रहे हैं कि बीजेपी को चुनावी फायदा होगा मदरसों का सर्वे कराए जाने से, 60% यहां पर ये मानते हैं। और अगला सवाल क्या है, आइए उस पर डालते हैं नजर। मोदी फैक्टर 2024 में जाति और धर्म पर भारी पड़ेगा। क्या मोदी फैक्टर साल 2024 में जाति और धर्म पर भारी पड़ेगा? तो हाँ, 60% मानते हैं कि भारी पड़ेगा, ना मानते हैं 40% कि भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग मानता है कि मोदी फैक्टर जो है वो तमाम दूसरे फैक्टर्स पर भारी है। विजय विद्रोही जी, आपका कमेंट। देखिए, हमारे यहाँ माना जाता है कि जाति को धर्म तोड़ता है और धर्म को जाति तोड़ती है। 2019 का लोकसभा चुनाव, जाति टूटी, धर्म हावी हुआ और बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला। 2015 का अगर हम देखें विधानसभा यूपी का, बिहार का चुनाव, वहाँ पर धर्म जाति को नहीं तोड़ पाया, जाति हावी रही और महागठबंधन 178 सीटें ले गया। लेकिन यहाँ पर जाति और धर्म दोनों पर मोदी का प्रभाव है, यानी बीजेपी जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल का इलेक्शन लड़ना चाहती है, या उसका मंसूबा यही है कि हमारा प्रधानमंत्री ये, आपका प्रधानमंत्री कौन, विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन, जिसका उसको फायदा मिल सके। मुझे लगता है कि उस तरफ जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उससे 60% जनता उससे सहमत होती दिख रही है। एक चीज़,
और दूसरा इससे लगता है कि मोदी का टीना फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मोदी को वोट नहीं दें तो फिर किसको दें। तीसरा, लोगों को लगता है कि तीसरा मौका भी क्यों ना दिया जाए। ऐसा मुझे 60 और 40 का जो आंकड़ा है उसको देखकर नजर आता है। बिल्कुल खालिद जी, तमाम जो विपक्ष है वो भले ही कुछ भी कहता रहे, जाति और धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है, इस तरह के आरोप लगाता रहे, लेकिन जो सर्वे का रिजल्ट बता रहा है वो ये बता रहा है कि फिलहाल एक बड़ा वर्ग अभी भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। जी हाँ, जैसे विद्रोही जी ने कहा, विजय विद्रोही जी ने कि टीना फैक्टर इसमें एक मेजर रीज़न है कि उन्हें अपोजिशन की तरफ से कोई एक बड़ा चैलेंजर नज़र नहीं आता है मोदी जी को लेकर के। और दूसरा ये भी कि मोदी जी के पार्टी में और जो पूरा इकोसिस्टम जो पूरा काम कर रहा है, उन्होंने मोदी जी को एक कल्ट फिगर के तौर पे लीडरशिप को, उनकी लीडरशिप को एक कल्ट फिगर में उन्होंने तब्दील कर दिया है। और ये भी बात सही उन्होंने कही कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस का माइंडसेट लोगों का तैयार करना चाहते हैं। उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस के माइंडसेट तैयार करने के लिए उनको कल्ट फिगर तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब उन्होंने मोदी जी को इस धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठा करके उन्होंने एक तो नेशनलिस्ट फिगर प्लस डेवलपमेंट के आइडियाज़ को लेकर के उनके इर्द गिर्द एक कल्ट फिगर उनको बनाने की कोशिश की गई है। और उसी नज़रिए से ये 60% लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, उनका मोदी फैक्टर जो है उस पर भारी पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अपोजिशन की तरफ से, भाई देखिए, की अपोजिशन पार्टी यहाँ पे कांग्रेस है। कांग्रेस में खुद जो उनका लीडर है वो इतना रिलेक्टेंट नज़र आते हैं कि अब उन्हें अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। बाकी जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर जो है रीजनल क्षत्रप्स हैं, जो कि जिनकी उम्मीद यह है कि अगर अपोजिशन एक होता है तो उसमें क्या वो लीडरशिप क्लेम कर सकते हैं। और मेन बात तो खालिद जी यहाँ पर ये भी है ना कि जहां जो रीजनल लीडर्स हैं वहां पर भी मारामारी मची हुई है। रुक कर लेते हैं अगले सवाल का। क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, जो लगातार इस वक्त यहाँ भाग दौड़ में नजर आ रहे हैं, बिहार से दिल्ली बाकी दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? तो हाँ 44%, ना 56%, यानी कि 56% ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। और अब अगला सवाल कर लेते हैं, अगला सवाल का रुख। अगला सवाल क्या है हमारा वो देख लेते हैं जल्दी से। पीएम पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार नीतीश के बनने से बीजेपी को फायदा या नुकसान? अगर नीतीश को पीएम पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनाया जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं। 53% मानते हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, 47% मानते हैं कि नुकसान होगा। मतलब सर्वे में ज्यादातर लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनकर बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएंगे। विजय विद्रोही जी, एक सवाल, कहा जाता है कि बीजेपी को उलझाने की कोशिश विपक्ष जिस तरीके से करता है उस कोशिश में वो बीजेपी को तो उलझा नहीं पाता बल्कि खुद ही उलझ जाता है। और ये तो जब सारा विपक्ष एक होता है तो बीजेपी के लिए ही बैटिंग फील्ड तैयार हो जाती है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दरअसल कहानी ये है कि बीजेपी ये ट्रैप फैलाना चाहती है, वो एक जाल बुन रही है कि हमारा प्रधानमंत्री ये, आपका प्रधानमंत्री कौन। तो अगर जब प्रधानमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसके लिए बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा और विपक्ष की एकता उस रूप में स्थापित नहीं हो पाएगी। तो बीजेपी जो नीतीश अभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं। अगर हम विपक्ष की राजनीति के एंगल से समझने की कोशिश करें कि अभी सिर्फ समन्वय करना है, दिल मिलाने की कोशिश करनी है, दिल टटोलने की कोशिश करनी है और सारी रीजनल पार्टी अपने अपने इलाके में मजबूती से चुनाव लड़े, बस इतना। इसके बाद देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता है। जैसे ही विपक्ष चेहरे की राजनीति में फंसेगा वैसे ही बीजेपी उनको उलझाती हुई चली जाएगी। और अब रुक करते हैं अगले सवाल का। क्या भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिलेगा? ये अगला बड़ा सवाल का हम रुक कर रहे हैं। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, क्या इसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिलेगा? रिजल्ट क्या कहता है ये देख लेते हैं। 50% मानते हैं कि हाँ मिलेगा, 50% मानते हैं कि नहीं मिलेगा, यानी कि 50-50 यहां पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। राय बटी हुई है, लेकिन बीजेपी को परेशान करने वाली बात यह हो सकती है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा, पर वोट करने वालों में ज्यादातर महिलाएं, शहरी और दक्षिण भारत के लोग हैं। खालिद हमारे सहयोगी, खालिद माफ कीजिएगा, सी वोटर के एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, समझना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव किस तरीके से हो, कौन कौन नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, उनके नाम सामने आए, इसको लेकर भी अब कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे वोकल हो रहे हैं। तो ये जो सर्वे का रिजल्ट आया है, इसको और कांग्रेस से मचे घमासान को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये भारत जोड़ो ये भी बहुत इनिशियल स्टेज का सर्वे है। तो इस स्टेज में, और ये सर्वे वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ पे कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है तमिलनाडु की,
और तमिलनाडु की जो मौजूदा सरकार है, हुकूमत है वहाँ की, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक दूसरा सर्वे किया था जिसमें स्टैलिन की जो अप्रूवल रेटिंग्स बहुत हाई थी, और इस यात्रा का जो है झंडा उन्होंने ही राहुल गांधी को दिया था। तो ये अभी एक इनिशियल स्टेज का है। इस यात्रा का राहुल गांधी की लीडरशिप पे या कांग्रेस को उस पर क्या फ़ायदा होगा, ये अगले तकरीबन 4 से 5 हफ्तों में जा कर के इसके नतीजे जो आएंगे उससे हम कह पाएंगे कि हाँ, सही में कांग्रेस को पैन इंडिया लेवल पे आने वाले चुनावों में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रही बात कांग्रेस में लीडरशिप की या प्रेसिडेंट के लिए, भाई देखिए, ये यात्रा की ज़रूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी? ठीक है, यात्रा की लीडरशिप, इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, उसको रुक कर लेते हैं। यहाँ पर गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बने तो कांग्रेस को फायदा या नुकसान? बड़ा सवाल यहाँ पर। फायदा 64% मानते हैं कि फायदा होगा, जबकि 36% मानते हैं कि नुकसान। यानी कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार के बाहर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। विजय विद्रोही जी, देखिए, इसके 2 चीजें सामने आती हैं इससे कि आमतौर पर जो आम हिंदुस्तानी है वो गांधी नेहरू परिवार को कांग्रेस की आला कमान के रूप में नहीं देखना चाहता। कोई व्यक्तिगत खुंदक भी हो सकती है या काम करने के तरीके हो सकते हैं, ऐसा लगता है। दूसरा ये कि राहुल गांधी भी इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं और 2 साल से वो खुद ही अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे, लेकिन वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि मैंने तो कंबल छोड़ दिया, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का अंदरूनी ढांचा ऐसा है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर गांधी नेहरू परिवार का साया सर पर नहीं रहा तो कांग्रेस और टूट फूट जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वोट दिलाने की पावर जब आला कमान की चली गई है या जा रही है, तो ऐसे में फिर गांधी नेहरू परिवार को आला कमान के रूप में क्यों ढोया जाए। तो कुल मिलाकर ये फैसला मुझे लगता है कि अभी मौजूदा स्थिति में जब कांग्रेस का कुछ भला नहीं हो रहा है तो हो सकता है बदलाव उनके भले में चला जाए। तो कांग्रेस को शायद इस चुनौती को और इस 64% जनता तो चाहती है, एक बड़ा वर्ग चाहता है कि गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस का अध्यक्ष हो, लेकिन क्या हो पाएगा? ये बड़ा मुश्किल लगता है अगर ये कंटेस्ट ही नहीं करेंगे तो, क्योंकि देखिए कांग्रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट गांधी फैमिली है। कांग्रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के भाई वोट लाने की कुव्वत जो है वो गांधी फैमिली से ज़्यादा भी कांग्रेस के किसी भी लीडर्स में नहीं है। हमारा लगातार ट्रैकर चलता है तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि साहब राहुल गांधी ही हैं। सचिन पायलट या दूसरे के जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं कि रिवाइव करने की ताकत जो है वो उसमें बाकी कांग्रेस के लीडर्स की राहुल गांधी से कम आती है। लेकिन चूंकि जैसे यूपीए 2 में एक बहुत फेमस वर्ड हुआ था पॉलिसी पैरालिसिस सरकार का, वो अभी पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है पार्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि के राहुल गांधी हैं, मतलब प्रेसिडेंट है नहीं, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। आप कांग्रेस के नेताओं से बात करिए, बोले कोई भी हम नया मूवमेंट या कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वो इतना कम्बरसम है, क्योंकि के अब जाएं किसके पास, किससे हम बात करें। तो वो पॉलिसी पैरालिसिस विद इन गवर्नमेंट है। तो इस वजह से अमूमन लोगों को लगता है कि साहब जब इस तरह का ये हो रहा है कि डिले हो रही हैं चीज़ें, वक्त निकलता जा रहा है, तो शायद किसी दूसरे को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी गांधी फैमिली ही है, चाहे कितनी लोगों की नाराज़गी हो। लेकिन अगर आप देखेंगे साउथ में अभी भी किसी भी दूसरे नेता के बारे में अगर राहुल गांधी से लगा आप जाके बात करेंगे कि क्या आप सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को वोट देना चाहेंगे, या कौन आपका फेवरेट चॉइस है कांग्रेस की को हेड करने के लिए या नेक्स्ट पीएम के पोस्ट के लिए, तो राहुल गांधी के ही नाम पे मोहर लगाएंगे। लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर एक पैरालिसिस आ गया डिसीजंस को लेकर के, क्योंकि क्या कभी उभर पाएगी कांग्रेस, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो वही अब एक महत्वपूर्ण और अहम बात, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर कल जो सर्वे हमने दिखाया था उसमें भूलवश सवाल ये चल गया था कि क्या केजरीवाल मोदी को चुनौती दे सकते हैं। सही सवाल यह है कि केजरीवाल और नीतीश कुमार में से विपक्ष का बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है। राय क्या है, रिजल्ट क्या है, वो आपको बता रहे हैं। 63% मानते हैं कि केजरीवाल एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं, 37% नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपको ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कल पीएम की उम्मीदवारी को लेकर जो सर्वे हमने दिखाया था उसमें भूलवश सवाल चल गया था कि क्या केजरीवाल मोदी को चुनौती दे सकते हैं, जबकि सही सवाल यह है कि केजरीवाल और नीतीश कुमार में से विपक्ष का बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है। केजरीवाल के पक्ष में 63%, नीतीश कुमार के पक्ष में 37%। खालिद, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी मैं। देखिए यहाँ पे सीधा एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आज के वक्त में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अकेली आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसके 2 सूबों में मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, इन दोनों लीडर्स में भाई आप मॉडल ऑफ गवर्नेंस कौन सा लोगों के सामने लेके जाएंगे, बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस या दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस।
भाई दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो एजुकेशन को लेकर के है या जो वहाँ मेडिकल उसको लेकर के है, केजरीवाल उसकी मार्केटिंग करने में कामयाब हुए हैं और लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी है। मुफ्त की गारंटी को लेकर भी आप कह सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप किसी से ये कहेंगे, किसी भी सूबे में आप चले जाएं कि साहब, अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब मैं मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है तेलंगाना जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं, हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि साहब आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाइए, मैं हैदराबाद को पटना बना दूंगा, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर केजरीवाल जाके कहेंगे साहब आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाइए, मैं हैदराबाद में भी जो है दिल्ली स्कूल का जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है वो मैं दूंगा, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो बेसिकली क्या है कि 8 सालों में और 17 सालों में 8 सालों में केजरीवाल एक अपना एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक एस्टेब्लिश कर चुके हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस से। तो उसकी वजह मुझे लगती है कि ये रिफ्लेक्ट करता है इस सर्वे के डाटा में। मुझे इसमें लगता है, एक छोटी सी बात कहनी है मुझे, एक लगता है कि केजरीवाल हवा बांधने में ज़्यादा स्मार्ट है नीतीश कुमार के मुकाबले। और लेकिन दूसरा, केजरीवाल का कैचमेंट एरिया अभी कितना है? 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की, जहां वो लगातार हारे हैं, लेकिन चलो मान लिया वहां वो टक्कर दे सकते हैं। 13 लोकसभा सीटें पंजाब की, 13 और 7 20 सीटें। इसका दुगना कैचमेंट एरिया तो नीतीश कुमार का है, 40 सीटों का बिहार में। और अगर वो अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है बिहार से, तो वहाँ कुछ सीटों का एक संभावना जताई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कैचमेंट एरिया के आधार पर नीतीश कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा विजय जी कि इसमें जो हमारा लगातार ट्रैकर चलता है उसमें आता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं उसमें मिसमैच है। उनकी पार्टी का जो है पैन इंडिया जब हम करते हैं कि तो उनकी पार्टी का अप्रूवल रेटिंग आता है 1.5%, इनका आता है 7%। तो केजरीवाल एज एन इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के बनिस्बत, जैसे अभी उन्होंने कहा कैचमेंट एरिया, वो रिफ्लेक्ट होता है जब पार्टी के बारे में हम बात करते हैं कि क्योंकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अभी ज़्यादातर जगहों पे नहीं है और कैचमेंट एरिया कम है। लेकिन केजरीवाल एज एन इंडिविजुअल, एज ए चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश करने में ये कामयाब हुए हैं। वो कह सकते हैं आप चाहे वो मार्केटिंग करते हो या हवा बांधने में वो हो, लेकिन वो अपना मॉडल ऑफ एजुकेशन यहाँ का और जो हेल्थ सेक्टर को वो एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। हाँ, उनका मिसमैच है उनके पार्टी के और उनके अपने अप्रूवल रेटिंग्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला महत्वपूर्ण सवाल यही है आप आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ कि क्या शराब घोटालों में छापों से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? तो रिजल्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो 40% कहते हैं कि फायदा, नुकसान कह रहे हैं 42% और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कहना है 18% लोगों का। तो क्या शराब घोटाले में जो छापे पड़ रहे हैं लगातार उससे आम आदमी पार्टी को फायदा या नुकसान? तो ये रिजल्ट आपके सामने है। विजय विद्रोही जी, देखिए, ये वाला जो शराब वाला मामला है इसको ना बीजेपी ने ढंग से प्रोजेक्ट नहीं किया। एक तो कंफ्यूजन फैलाया। नेता पहले को तय कर लेना चाहिए था बीजेपी को कि आखिर आरोप कितने करोड़ के घोटाले का लगाना है। किसी ने कह दिया 144 करोड़, किसी ने कह दिया 30 करोड़, किसी ने कह दिया करीब 600 करोड़, किसी ने कह दिया 800 करोड़ और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कह दिया 1 करोड़। तो कन्फ्यूज़न यहाँ फैला। फिर उसके बाद वो स्टिंग ऑपरेशन कथित रूप से सामने आता है जो मालूम नहीं कि उसकी पुष्टि कितनी हो सकती है और सीबीआई उस स्टिंग को कितने सीरियसली ले रही है या नहीं ले रही। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने बड़ी चालाकी से इसको शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ से जोड़ दिया जी। तो यहाँ पर फिर वो भारी पड़ती हुई आज की तारीख में मुझे तो लग रहा है कि ये जो रेशियो आ रहा है 40-42 मतलब बराबर की स्थिति है। तो इसमें आम आदमी पार्टी की जो नीति, रणनीति, चालाकी जो है वो भारी पड़ रही है। खालिद, क्या आप मान रहे हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में आम आदमी पार्टी एक कदम आगे निकल गई बीजेपी से? मैं ज़्यादातर इत्तेफाक रखूंगा जो विजय विद्रोही जी ने जो बातें कही हैं कि इसमें डिवीजन ऑफ ओपिनियन है जो शार्पली दिखता है कि अब 40 और 42% को ज़्यादा फर्क नहीं है। शुरू में जिस हिसाब से बीजेपी ने घेरने की कोशिश करी थी, लगा था कि शायद आम आदमी पार्टी बैकफुट पे चली जाएगी, लेकिन उन्होंने फाइट बैक किया। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर के, साहब ये लोग पहले कहते रहे इतने लाख करोड़ का घोटाला है, फिर इतने 1000 करोड़ पे आ गए, फिर सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 1 करोड़ का घोटाला है और वो भी 2 वेंडर्स के बीच में मनी ट्रांसफ़र हुआ। तो वो ये बात एस्टेब्लिश करने में रहे कि बीजेपी जो लोगों के जहन में कि बीजेपी को खुद क्लैरिटी नहीं है कि ये घोटाला है भी कि नहीं है, या है तो कितना बड़ा है, या फिर ये बीजेपी सिर्फ जो है यहाँ पे दिल्ली में आने वाले इलेक्शंस के जो लोकसभा की 7 सीटें हैं उसके नज़रिए से सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी लोगों के जहन में एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग अपनी ओपिनियन में जो है डिवाइडेड हैं। 40% कह रहे हैं कि हाँ नुकसान होगा, 42% कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा। तो ये बटी भी राय दिखा रही कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हो गई।
बहुत शुक्रिया विजय विद्रोही जी। खालिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस देश के मूड को सामने लाया है सी वोटर एबीपी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने आपको दिखाया 18 महीने पहले ही, साल 2024 के चुनाव से 18 महीने पहले ही, कि देश का मूड क्या है, देश की आवाम क्या कह रही है, क्या सोच रही है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।